हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 5th हिंदी रिमझिम की किताब से एक कविता जिसका शीर्षक है एक माँ की बेबसी। और इस कविता का ये है सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इस कविता का फर्स्ट पार्ट करवाया था, जिसके अंदर हमने कविता को पढ़ा था, इसे समझा था और इसमें जो भी अर्थ है या संदेश है उसे हमने जाना था। उम्मीद है आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा। अगर आपने क्लास 5th हिंदी की कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो आप क्लास 5th हिंदी की प्लेलिस्ट फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पर जाकर के देख सकते हैं। उसमें सारी वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड कर रखी है। इसके अलावा आप मैथ्स, ईवीएस और इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, जहां मैंने चैप्टर वाइज सारी वीडियो आपके लिए अपलोड कर रखा है। अब हम लोग करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट और इसमें हम लोग करेंगे प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हेडिंग है आपके लिए कविता से और ये है आपके लिए प्रश्न संख्या 1। पहले प्रश्न में आपको बोला जा रहा है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे आपको ये दो अर्थ दे रखे हैं। क अर्थ में दे रखा है कि कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था, और दूसरा अर्थ ये दिया जा रहा है आपको कि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद बच्चों के लिए ये अनजान था। तो जैसे आपको ये दो अर्थ दे रखे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों अर्थ में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा सही लगता है, क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है, ये आपको बताना है। यानी कि ये जो शब्द है अदृश्य पड़ोस, इसका अर्थ आपको चुनना है, इन दोनों में से कोई एक। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं सर इनमें से अलग है, मैं कुछ और सोचता हूं, यानी कि इसका अर्थ कुछ और हो सकता है, तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो पहले आप इस प्रश्न को लिखेंगे और लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं सकता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह बच्चा दूसरे बच्चों के से अनजान था, और जो कवि है इस कविता के उसे भी ज्यादा पता नहीं था। जब इस बच्चे के बारे में ज्यादा पता नहीं था तो उन्होंने जो कविता की शुरुआत की थी वो किससे करी थी? अदृश्य पड़ोस के रूप में शुरुआत की थी। यानी कि जो ख उत्तर जो आपको दे रखा है इसके अंदर ये ज्यादा सही है, तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, और इस प्रश्न के अंदर आपको पूछा जा रहा है कि अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी। यानी उस बच्चे यानी रतन की बात की जा रही है कि रतन के अंदर जो छटपटाहट होती थी वो किस रूप में वो प्रकट करता था। ये 3 उत्तर आपको दे रखे हैं, जिसमें से सही उत्तर आपको जो भी लगता है वो आपको चुन करके लिखना है। जैसे क में बोला जा रहा है चमक के रूप में, डर के रूप में, या फिर जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। देखो ये रतन है जो किसी से बातचीत नहीं कर पाता था, तो उसे खेलने में भी मजा नहीं आता था, तो आप ये कह सकते हो कि वह घर जल्दी जाना चाहता था, इसलिए आप ये वाला उत्तर चुन सकते हैं कि जल्दी घर लौटने के रूप में उस बच्चे के अंदर काफी ज्यादा छटपटाहट होती थी। यानी कि आप ये ग वाला उत्तर लिख सकते हो अपने उत्तर में। ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग है तरह तरह की भावनाएं। अब देखो इस प्रश्न के अंदर क और ख में आपको कई तरह की भावनाओं के बारे में बताया जा रहा है, जैसे छटपटाहट, ठीक है, उसके बाद घबराहट, और उनके अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे लिखी भावनाएं कब और कहां महसूस होती है। यानी पहले आपको इनके अर्थ को पढ़ना है और उसके बाद यह भावनाएं कब कब महसूस होती है उसके बारे में आपको वाक्य बना के लिखना है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने ये पहला और ये दूसरा प्रश्न किया। उसके बाद इस हेडिंग का जो ये प्रश्न है एक, इसे मैं प्रश्न संख्या 3 रख लेता हूं इसका नंबर, ताकि एक सीरियल ऑर्डर में आपके सारे प्रश्न उत्तर हो जाए। तो जैसे यह छटपटाहट शब्द है, इसके पहला अर्थ आपको दे रखा है कि अधीरता। अधीरता का मतलब होता है कि कहीं जाने की जल्दी हो और पर अब संभव ना हो, अब जल्दी पहुंच पाए। उसके बाद अगला शब्द इच्छा, कि जैसे कोई भी चीज आपको पानी चाहते हो लेकिन वो तुरंत आपको नहीं मिल पाती है, जैसे आपको भूख लगी है पर खाना तैयार नहीं है घर पे। उसके बाद संदेश। संदेश का मतलब है कि कुछ बात ऐसी होती है जो आप किसी को बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अब बहुत सारी बातें होती है, जैसे अगर क्लास की बातें करें कि क्लास में जैसे लंच हो जाता है या छुट्टी हो जाती है और बेल भी हो जाती है, पर आपके जो शिक्षक है वो पढ़ाते रहते हैं। आप उन्हें बताना चाहते हैं कि सर घंटी बज चुकी है,
अब हमें पढ़ाना बंद कीजिए, ऐसा कुछ बताना चाहते हैं, यानी सर को संदेश देना चाहते हैं, ठीक है, तब आप संदेश नहीं दे पाते हैं तो वो भी एक तरह की छटपटाहट है। इसी तरह से घबराहट शब्द के बारे में भी आपको कई बातें यहाँ बता रखी है, जैसे क ख ग में पढ़ेंगे तो कि जैसे कभी अंधेरा होता है तो आप अकेले हैं घर पे तो आपको डर लगता है, यानी आपको घबराहट होती है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई काम आप पूरा करना चाहते हैं, जैसे होमवर्क यानी गृह कार्य, और आप नहीं पूरा कर पाते हैं। या फिर जब एग्जाम दे रहे हैं, समय कम है और उत्तर आपको ज्यादा लिखना है, आप नहीं लिख पाते हैं तो भी घबराहट होती है। इसी तरह से आपको अलग अलग चीजें दे रखी है तो आप इनको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ये शब्द है छटपटाहट और घबराहट, इसे अपने अर्थ में यानी कि आपने अपनी जिंदगी में किस तरह से इन्हें महसूस किया है ये आपको बताना है, यानी कि समय के बारे में बताना है और कहाँ महसूस किया है ये भी आपको बताना है। तो पहले इस पूरे प्रश्न को आप लिखेंगे और उसके बाद उत्तर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। इन भावनाओं में से छटपटाहट तब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, यानी आप चाहते कुछ और वो चीज नहीं होती है, तब आपको क्या होती है, छटपटाहट होती है। और घबराहट की बात करें तो जैसे कोई गलत काम अगर आपने कर लिया और आपको लग रहा है डांट पड़ने वाली है तो उस तरह भी घबराहट होती है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, जबकि घबराहट कोई गलत काम करने लगता है कि हमने कोई गलत काम कर लिया, तो ये भावना या स्कूल या घर में कहीं भी महसूस हो सकती है। इसी तरह संदेश का संदर्भ अगर बच्चों पे लागू हो तो आप ये कह सकते हो, जैसे ये बच्चा कुछ बोल नहीं पाता था तो अपने संदेश यानी अपनी बातों को दूसरों तक वो पहुंचा नहीं पाता था, और इसके लिए वो क्या करता था, इशारों का प्रयोग करता है। जैसे जो लोग नहीं बोल पाते हैं तो उनके साथ ये समस्या आती है, लेकिन इसके इशारे भी जो भी वो करता था, जो बाकी जो बच्चे हैं वो समझ नहीं पाता था। जब कोई समझ नहीं पाएगा तो उस बच्चे के अंदर क्या आएगी, छटपटाहट आएगी। तो इस तरीके से आप ये उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप इसे छोटे वाक्य में भी कर सकते हैं, यानी कि आप घबराहट कब महसूस करते हैं, ठीक है, उसके अलावा आप छटपटाहट कब महसूस करते हैं, ठीक है, या फिर आप संदेश का अर्थ यानी कोई बात आप बताना चाह रहे हैं नहीं बता पा रहे हैं तो उन बातों को आप वाक्य के रूप में आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जैसे आप ये प्रश्न, बड़ा सा प्रश्न आप पूरा कर लेते हैं, तब आपके लिए है एक छोटा सा प्रश्न जो कि आपका प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो दूसरा दिख रहा है आपको क्योंकि हेडिंग है आपकी ये तरह तरह की भावनाएं, और हम सीरियल ऑर्डर में कर रहे हैं प्रश्नोत्तर को, तो ये चौथा प्रश्न हो जाएगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है, यानी कि जो बच्चे नहीं बोल पाते उन्हें कैसी कैसी घबराहट होती है ये आपको अपने उत्तर में लिखना है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि अन्य लोग उसकी बात समझ पाएंगे अगर उसने अपनी बात दूसरों को समझानी है तो वह किस प्रकार समझाएगा, यानी वो बच्चे यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं लोग मेरी बात समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, और जो बात मैं समझाना चाहता हूं मैं किस प्रकार उन्हें समझाऊं, ये सब बातें उनके दिमाग में चलती रहती है और फिर उनको घबराहट होती रहती है। तो ये आप उत्तर में आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो तीसरा, ये सीरियल ऑर्डर में आपका प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, यानी कि कविता में से एक पंक्ति उठा करके आपके प्रश्न में रख दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि रतन क्या सोचकर घबराता होगा, यानी कि उस बच्चा रतन के बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या सोचता रहता था, क्यों वह घबराता था, ये आपको बताना है। और फिर उसके बाद अगला आपसे पूछा जा रहा है कि अपने दोस्तों से आप पूछिए कि वह किस समय घबराते हैं और घबराने का कारण क्या है। तो यहाँ पे तो पहले आपको एक तालिका बनानी है, पहले अपने दोस्त या सहेली का नाम लिखना है और वो घबराते किस बात को लेकर के ये बताना है, और उनकी घबराहट का कारण क्या है ये भी आपको बताना है। यानी इस प्रश्न में कुछ बातें तो आप खुद लिखोगे, कुछ बातें अपने दोस्तों से पूछकर लिखोगे। तो पहले इस 5वें प्रश्न को लिख लेंगे और उसके बाद पहला उत्तर लिखते हैं रतन के बारे में कि रतन अपनी बातें जो भी बात इशारे से समझाता था, लेकिन जब उसकी बात अन्य लोग नहीं समझ पाते थे तब वह घबराता था। यानी पहले वो इशारे करता था अपनी बात रखने के लिए, जब कोई समझ ही नहीं पाता था तब उसे घबराहट होती थी। आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, जैसे तालिका बना रखी है मैंने स्क्रीन पर, ऐसी तालिका बना के अपने दोस्तों के नाम लिखोगे पहले, कि जैसे विनीत, प्रिय, रजत, रतन, अक्षित या जो भी आपके दोस्त के नाम है। अब वो घबराते कब है, अंधेरे से घबराते हैं, कुछ बीमार होने यानी बीमारी से वो घबराते हैं, कुछ ऊंचाई से, कुछ पानी से, कुछ आग से। और कारण क्या है वो भी आप लिख सकते हैं कि कहीं अंधेरे में कोई ना आ जाए,
ठीक है, दवाइयां खानी पड़ेगी, इस वजह से भी कुछ लोग बच्चे घबराते हैं। गिर ना जाए ऊंचाई से डर लगता है, पानी में डूब ना जाए और आग से जल ना जाए, तो ये कारण हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप 5वें प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। जब सब कुछ क्लियर हो जाता है बच्चों, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो भाई, नीचे लाइक बटन है, इसे प्रेस करके वीडियो लाइक कर देना। इसके बाद अगला प्रश्न जो है, छठा प्रश्न, देखो ये वाला प्रश्न, जो कि वैसे तो आपका ये भाषा के रंग हेडिंग में पहला प्रश्न है, लेकिन मैं इसे ओवरऑल जो सीरियल ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं उस हिसाब से इस 5वें प्रश्न के बाद आपको इसे छठा प्रश्न के रूप में लिखवा रहा हूं, जिसमें एक तालिका आपको दी गई है, हेडिंग है खिलौना टूटने का कारण और नतीजा। अब प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। इस संदर्भ में खाली स्थान भरो। यानी यहाँ पे कुछ खिलौने के उदाहरण देकर के आपसे पूछा जा रहा है, जैसे गाड़ी, गुड़िया, गेंद, जोकर। इनके टूटने का क्या कारण हो सकता है? सबके दे रखे हैं, बस गेंद का नहीं दे रखा है। गेंद के बारे में आपको लिखना है, और फिर जब ये खिलौने टूट जाते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है ये भी आपको बताना है। यानी इस तालिका को आपको भरना है। तो पहले पूरा प्रश्न आप लिखेंगे और लिखने के बाद इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे गेंद क्या हो जाती है, कभी पिचक जाती है। जब आप खेलते हो तो गेंद क्या हो जाती है, पिचक जाती है, तो इस वजह से वो टूट जाती है ना। तो ये खाली स्थान था, इसे आप भर सकते हो। इसके अलावा जब गाड़ी टूट जाती है तो चल नहीं पाती है, गुड़िया टूट जाती है तो वो बज नहीं पाती है, और जब गेंद आपकी पिचक गई है, टूट गई है, तो वो उछल नहीं पाएगी और आप खेल नहीं पाओगे। और जब जोकर में चाबी निकल जाने पे क्या होता है, जो जोकर है आपका वो चल नहीं पाता। यानी इस तरीके से आप इस पूरे तालिका को बना के अच्छे से हेडिंग डाल करके इसे पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस छठे प्रश्न का उत्तर भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है ये वाला, और ये आपका प्रश्न संख्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जिसमें आपको बेबस शब्द में बे और वस को जोड़कर बना है बताया जा रहा है। यहां बे का अर्थ है बिना। नीचे दिए शब्दों में बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो? अब जो लड़कियां हैं वो तो लिखेंगी जोड़ सकती हैं, और जो लड़के हैं वो क्या लिखेंगे, जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ शब्द तो आपको पहले से दे रखे हैं, बेजान, बेचैन, बेसहारा और बेहिसाब, और कुछ शब्द आपको जोड़ना है। तो आप इस प्रश्न को पूरा लिखिए और उसके बाद एक तालिका बनाइए अपने उत्तर के लिए, और उस तालिका में आपको उत्तर लिखना है कुछ इस तरह से, जैसे बेईमान, बेखौफ, बेघर, बेकार, बेनाम, बेचारा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ शब्द और जोड़ करके आप अपने इस प्रश्न का उत्तर पूरा कर सकते हैं। देखो जैसे किताब में था तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पूरा कर दिया। आप चाहो तो इसके अंदर और भी शब्द लिख सकते हो, जितने ज्यादा शब्द लिख पाओगे उतनी अच्छी बात है, उतने आपकी एग्जाम की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और हाँ, कमेंट में भी कुछ शब्द आप कमेंट करके भी मुझे बताओ अपने नाम के साथ, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आपने ये 7वां प्रश्न पूरा कर लिया, तो अब है आपके सामने ये 8वां प्रश्न। ठीक है, ये जो पहला प्रश्न आपको दिख रहा है ना, देखने के तरीके में, इस हेडिंग के अंदर, ये हमारा ओवरऑल 8वां प्रश्न हो जाएगा। अब इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांटकर लिखो। यानी कि वे शब्द जिसमें देखने के बारे में कुछ पता लग रहा है, उन शब्दों को आपको छांटना है और अपने उत्तर में लिखना है। तो पहले तो आप प्रश्न लिखेंगे और लिखने के बाद कुछ इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं, जैसे अदृश्य, देखना, इशारे, आंखें, निहारती, झलकती। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि देखने से जुड़े हुए हैं, तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और शब्द जो आप सोच रहे हो वो भी लिख सकते हो, और मुझे भी कमेंट में जरूर बताना अपने नाम के साथ। चलो, अब इसके बाद हम लोग करते हैं अगला प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 9 करते हैं, जो कि आपका ये दूसरा प्रश्न है ना, देखने के तरीके के अंदर, इसकी मैं बात कर रहा हूं। इसमें आपको बताया जा रहा है, मां की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, वह तरह तरह के भाव लिए हुए होती है। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है, इनमें से कौन सी नजर
तुम पहचानते हो। अब देखो, कई बार आपने लोगों को चेहरे देखते हो, अपने दोस्तों के, अपने परिवार के सदस्य को, या किसी अनजान व्यक्ति के भी, तो आपको दिखती है उनकी आंखें कैसी हैं, सहमी नजरें दिखती हैं, क्रोध भरी आंखें दिखती हैं, शरारती आंखें दिखती है, प्यार भरी आंखें दिखती है, उन्नीदी आंखें दिखती है, ठीक है। उसके अलावा आपको डरावनी आंखें भी दिखती है। तो आप किन किन नजरों को आप पहचान पाते हो, उसके बारे में आपको लिखना है। तो पहले तो पूरा प्रश्न लिखोगे, और जिन जिन चीजों को आप, जिन जिन अर्थों को आप समझ पा रहे हो, उसे आप लिख सकते हो अपने उत्तर में। जैसे आप लिख सकते हो कि हम इन सभी नजरों को पहचान को थोड़ा अलग कर लेना, को पहचानते हैं। जैसे सहमी नजरें, यानी कि जो डरा सहमा होता है तो उसका चेहरा कैसा दिखता है, सहमा सा दिखता है, तो हम उसे बोल देते हैं सहमी नजरें। या फिर प्यार भरी नजरें, जैसे आपकी मम्मी की होती है, और जब पापा डांट लगाते हैं तो कैसे दिखते हैं, क्रोध भरी आंखें होती है उनकी, उन्नीदी आंखें, शरारती आंखें, या फिर डरावनी आंखें। तो जो भी आप अर्थ समझ पा रहे हो उन्हें आपको लिखना है। यानी जिन जिन अर्थों को आप समझ पाते हो, जिन जिन नजरों को आप पहचान पाते हो, इसे अपने उत्तर में आपको यहाँ लिखना है इस 9वें प्रश्न के अंदर। अच्छा, जैसे आप ये 9वां प्रश्न पूरा कर लोगे, इसके बाद अब आपके लिए है ये 10वां प्रश्न, यानी जो इसमें तीसरा प्रश्न है देखने के तरीके, ये हमारा ओवरऑल 10वां प्रश्न हो जाएगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किस संदर्भ में करोगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ये मुहावरे दे रखे हैं, इसको वाक्य में प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा है। देखो, कई बार प्रश्न में सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि वाक्य में प्रयोग करो, और एग्जाम में कई बार ये घुमाते भी हैं आपको परेशान करने के लिए। तो भी किताब में ऐसा स्टार मार्क कर दो, ताकि आपको याद रहे कि एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, जहां आपको कंफ्यूज करेंगे कि इसमें करना क्या है। इसमें आपको मुहावरे दे रखे हैं और आपको बोला जा रहा है कि आप वाक्य बनाइए, लेकिन सीधे तरीके से नहीं बोला जा रहा है, आपको घुमा के बोला जा रहा है कि इनका प्रयोग किस संदर्भ में करेंगे। तो भाई वाक्य बना के करेंगे, और कैसे करते हैं, तो चलो कर लेते हैं इनको वाक्य बना के। तो पहले आप ये प्रश्न पूरा लिखेंगे, चाहो तो आप टेबल बना के भी कर सकते हो, यानी तालिका बना के, या फिर डायरेक्ट भी आप वाक्य बना के लिख सकते हो। जैसे अगर मुझे 10वें प्रश्न का उत्तर लिखवाना हो तो मैं कुछ इस तरह से लिखवाऊंगा, एक तालिका बनाऊंगा और सबसे ऊपर लिखूंगा मुहावरे, और दूसरे कॉलम में लिखूंगा वाक्य प्रयोग। जैसे आंखें दिखाना, मुझे आंखें मत दिखाओ, या फिर लिख सकते हो कि राम ने मुझे आंखें दिखाई। नजर चुराना, गलती करोगे तो नजरें चुरानी पड़ेगी। आंखों का तारा, यानी बहुत प्यारा, तो किसी बच्चे के नाम के साथ जोड़ सकते हो कि क्षितिज अपने माँ बाप की आंखों का तारा है। चाहो तो आप अपना नाम भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बदल के आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा। नजरें फेर लेना, अपना काम निकलते ही तुम मुझसे नजरें फेरने लगे हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना कि फेर लेते हो या फेरने लगे हो, एक ही मात्रा ठीक से लग नहीं पाई टाइपिंग में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आप फेरने लगे हो। अब देखो, बहुत सारे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, यानी कि थोड़ा सा नजरें तो मुझसे भी फेर लेते हैं। भाई ऐसा मत किया करो भाई, आप लोग भी लाइक जरूर किया करो। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं आपको बताने के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे लाइक करते भी हैं। अच्छा, उसके बाद अगला वाक्य है आंखों पर पर्दा पड़ना। जैसे वाक्य बना सकते हो कि पुलिस गलत काम देख फिर भी आंखों पे पर्दा डाले बैठी है, यानी कि कई बार पुलिस ठीक से काम नहीं करती, तो आप इस तरह से एक व्यंग लिख सकते हो अपने वाक्य के रूप में। अच्छा, जैसे आप ये 10वां प्रश्न पूरा कर लेते हैं, तो अब है आपके लिए 11वां प्रश्न। देखो, ये वाला हेडिंग है माँ, और इसमें जो पहला प्रश्न आपको एक दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या, जैसे आपने 10वां किया तो ये वाला हो जाएगा आपका 11वां प्रश्न, क्योंकि हम लोग एक सीरियल ऑर्डर में प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इसमें कविता में से एक पंक्ति उठा के आपको यहां दिया गया है, याद आती रतन से अधिक उसकी मां की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि रतन की मां की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। तो यानी कि रतन की मां की आंखों की बेबसी के बारे में आपको लिखना है, जो आप समझ पा रहे हो। तो पहले तो आप प्रश्न लिखोगे और इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हो कि रतन की मां की आंखों में अपने बच्चे के न बोलने की बेबसी झलकती होगी। मां को यह बेबसी ने बोलने से उसके बच्चे को पीड़ा के कारण होती होगी। यानी कि रतन जो है वो बोल नहीं पाता, तो उसकी मां की आंखों में ये बेबसी है कि उसका बच्चा बोल नहीं पाता, और जब बोल नहीं पाता तो भाई उसका बच्चा जो पीड़ा महसूस करता है,
तो ये पीड़ा यानी कि दुख दर्द जो उस बच्चे को हो रहा है, यही कारण है कि उसकी माँ की आंखों में ये बेबसी हमें झलकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद अब आपका है आखिरी प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 12 होने वाला है। जो माँ हेडिंग है, इसके अंदर जो दूसरा प्रश्न है ये आपका 12वां प्रश्न हो जाएगा, जिसमें क, ख, ग, घ, य, ये आपके पास 5 इसके भाग बने हुए हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। यानी अब आपको अपनी मम्मी को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि आपकी मम्मी सबसे ज्यादा यानी कि बहुत खुश कब होती है, उसके ऊपर एक वाक्य बनाने हैं। आपकी मम्मी आपको डांटती कब है, उसके ऊपर एक वाक्य बनाना है। आपकी मम्मी आपसे क्या चाहती है, वो उसके ऊपर एक वाक्य बनाना है। इसके अलावा आपकी जो मम्मी है वो किस समय किस बात को लेकर के बेबस हो जाती है, जब आप बात नहीं मानते होगे तो आपकी मम्मी भी बेबस हो जाती होगी, तो उसके ऊपर एक वाक्य बनाना है। और आखिर में आपको ये बताना है कि आपकी मम्मी आपसे क्या चाहती है, या फिर आप अपनी मम्मी से क्या चाहते हो या क्या चाहती हो। यानी कि लड़का है तो अपनी मम्मी से क्या चाहता है, या लड़की हो तो अपनी मम्मी से क्या चाहती हो, इसके ऊपर आपको वाक्य बनाना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से वाक्य बना के लिख सकते हैं कि मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं पढ़ाई करता हूँ। अगर आप लड़की हैं तो ई की मात्रा लगा लेना, बड़ी की मात्रा करती हूँ। मेरी माँ इसलिए डांटती है क्योंकि मैं शरारती हूँ। ठीक है भाई, शरारत करोगे तो मम्मी डांट लगाएगी ही। उसके अलावा मेरी माँ चाहती है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। ठीक है, तो ये भी आप जो भी आप बनना चाहते हो, आपकी मम्मी जो चाहती है उससे इसके बारे में आप लिख सकते हैं। किसी की मम्मी चाहती है उसका बच्चा डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, जो भी आपकी माँ चाहती है आप उसके बारे में लिख सकते हैं अपने उत्तर में। उसके बाद आपको अगला जो वाक्य बनाना है उसमें आप लिख सकते हैं, मेरी माँ उस समय बेबस हो जाती है जब मैं घर देर से पहुंचता हूं। यानी जब आप खेलने जाते हैं और बहुत देर से आते हो खेल के, तो आपकी माँ परेशान हो जाती है और इसकी वजह से उनकी आंखों में बेबसी दिखती है। तो इस वाक्य को आप लिख सकते हो। इसके अलावा जैसे अब अगला था कि आप अपनी मम्मी पापा से क्या चाहते हो। जैसे लड़की है तो वो क्या लिखेगी, मैं चाहती हूं। अगर लड़का है तो क्या करेगा कि यहाँ पे चाहती की जगह चाहता लिख सकता है। ठीक है, तो आप जैसे भी हो, लड़का हो लड़की हो, अपने हिसाब से उतना अपना उत्तर लिख सकते हो कि मैं चाहता हूं कि मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, अगर लड़का है। और लड़की है तो क्या लिखेंगे, मैं चाहती हूं कि मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे या मेरे साथ रहे। तो इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये जो पाठ है यानी कविता एक माँ की बेबसी, देखो पहले भाग में तो मैंने आपको पढ़ाया था और दूसरे इस भाग के अंदर मैंने आपको सारे प्रश्नोत्तर करवा दिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेकर आऊं। कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप मुझे फॉलो करके पर्सनली मैसेज पर अपनी बातें रख सकते हैं। किस टॉपिक पे अगली वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मुझे फॉलो जरूर करिए। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, तो चलो अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।